वेलकम एवरीवन टू टुडेज सेशन। मैं कोकोनट थिएटर को थैंक यू कहना चाहता हूँ, रश्मिन भाई और केयूर भाई, फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल सीरीज ऑफ थिएटर पीपल हु आर शेयरिंग देयर जर्नीज, देयर एक्सपीरियंसेस। आई हैव बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ द शोज़ माई सेल्फ एंड मेरा भी बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला है दूसरे लोगों की जर्नीज़ देख के, और ये देख के कि ये थिएटर की दुनिया में कितनी विविधता है। आई एम ट्रूली हम्बल्ड एंड ट्रूली अमेज्ड बाय जस्ट वॉचिंग दिस सीरीज। सो आई थिंक it's a great initiative, and I look forward to many hearing many more stories. आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वाई थिएटर हाउ थिएटर। तो वाई थिएटर का, if I can go back to my favorite playwright and probably दुनिया के सबसे favorite playwright विलियम शेक्सपियर, तो उन्होंने कहा है कि all the world's a stage and all the men and women are merely players, each having their entries and exits. उसका मतलब कि ये जो दुनिया है यही एक रंगमंच है। शायद आपको आनंद फिल्म की भी अगर लाइन याद हो तो ये दुनिया रंगमंच है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि थिएटर जो है वो हर फॉर्म में कभी ना कभी एग्जिस्ट किया है, राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द स्टोन एज, जब इंसान शिकार करके आता था और फिर वो अपनी केव पे वो ड्राइंग्स बनाता था, तो दैट इज़ ऑल्सो स्टोरी टेलिंग, दैट इज़ ऑल्सो थिएटर। उसके बाद जब भाषा आई तो लोग आग के आजू बाजू बैठ के अपने उनके शिकार की या उनकी जर्नी की कहानियाँ सुनाते थे। सो दैट इज़ ऑल्सो थिएटर इन इट्स मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म। सो वाई थिएटर, मुझे लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव दिस डीप डिज़ायर विद इन देमसेल्व्स कि कहानी सुने, और कहानी सुनना किसे पसंद नहीं आता। तो हमारे जितने सारे क्लासिक्स हैं, हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, वो भी कहानियों, पैराबल्स, स्टोरीज, इनके थ्रू जो भी कहना चाहते हैं वो कहते हैं। सो दिस इज़ वाई थिएटर, दैट आई फील इट इज़ अ डीप नीड फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू टेल स्टोरीज एंड टू लिसन टू स्टोरीज। और पर्सनली मुझे वाई थिएटर इसलिए कि मुझे ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म लगता है। तो नाउ आई विल कम टू हाउ थिएटर। और पीटर ब्रूक का एक फेमस कोट है, आई एम नॉट कोटिंग एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, but to the effect that for theatre to happen, all it requires is for one person to walk across, and for one another person at least to watch that person watch across. इसका मतलब ये है कि एक्टर कुछ एक्शन करता है, और अगर एक आदमी उसे देखता है सिर्फ, तो थिएटर हैज़ हैपेंड। तो इस तरह से थिएटर हमारे आसपास हर जगह होता है। जब मैं बाहर जाता हूँ और मैं सब्ज़ी खरीदने जाता हूँ, तो अगर if there is bargaining happening between the सब्जी वाला या सब्जी वाली and a customer, और मैं तीसरा बंदा वहाँ खड़ा उसे देख रहा हूँ, तो एक तरह से वो मेरे लिए थिएटर ही हो रहा है। तो हाउ थिएटर इन इट्स मोस्ट सिंपल फॉर्म इज़ सो सिंपल। तो ये मुझे बचपन से मुझे अट्रैक्ट किया कि ये बहुत डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन है, कि इसके लिए आपके पास $1 मिलियन बजट हो, $multi-million बजट हो, तो आप वेस्ट एंड पे, ब्रॉडवे पे नाटक कर सकते हैं। बहुत सारे एक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे कॉस्ट्यूम चेंज हो सकते हैं, सेट लगा सकते हैं, रिवॉल्विंग स्टेज लगा सकते हैं, स्पेशल इफ़ेक्ट्स कर सकते हैं, म्यूज़िक, जो साउंड, लाइट, जो आप चाहें कर सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, और लेकिन आपके पास अगर कुछ कहना है आपको, तो आप चौराहे पे खड़े रह के कुछ कहिए और आपके आसपास 5 लोग इकट्ठे हो जाएंगे और थिएटर हो चुका है। So this is what I love about the theatre, that it is an immediate art form. It requires only the desire for someone to say or do something. So I'll take you back briefly to my journey and where it all began. कि मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में जाता था, अजमेर नाम का शहर है, बहुत सुंदर सा छोटा सा शहर है। My father was a doctor in the railways, was posted there. और इस स्कूल में एक परंपरा थी, it had a tradition of encouraging theatre a lot. So whether we had a regular music teacher or not, whether we had a regular dance teacher or not, because a lot of the times other teachers would double up as these, but play हमेशा साल में कम से कम 4-5 होते थे, हर स्टूडेंट को मौका मिलता था। और हमारे प्रिंसिपल थे फादर रेमंड कोयलो, वो इसको बहुत एनकरेज करते थे। वो समझते थे कि ये इस चीज़ के करने से ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है बच्चों की, उनमें कॉन्फिडेंस आता है, एक दूसरे के साथ काम करने की उनकी क्षमता बढ़ती है।
So I realized that by the time I had passed out of school from standard 1, which is when I did my first play, एक फैंसी ड्रेस किया था मैंने, जिसमें आई वॉज प्लेइंग अ सोल्जर, जिसको बड़ी बड़ी मूछें लगाई गई थी। और उस ज़माने में गम वम नहीं लगता था, मूछ ऐसे एक वो क्लिप आती थी, बड़ी दर्द करती थी, ऐसे नाक में लगा दी जाती थी। And I was in the first standard, and my punchline was as a soldier, and I hid behind my whiskers and scared away the enemy. So because it was a convent school, I had been trained to say W as whiskers, because as Indians we tend to mix up V and W. कभी whisker बोल देते हैं, कभी whisker बोलते हैं. And what happened on stage was that every time I said whisker, my mustache fell off. And मैंने टीचर से पूछा था कि क्या करूं, तो उन्होंने बोला चलो उठा के लगा देना वापस. So my entire performance consisted in me saying whisker many times, mustache falling off and me picking it up. And for some reason that first performance of mine was a big hit because the audience laughed from beginning to end. तो ये थी मेरी beginning. फिर स्कूल में बहुत तरह के अलग अलग मुझे नाटक करने को मिले, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी भी बहुत अच्छी थी एंड घर का माहौल भी ऐसा था, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ लिटरेरी फैमिली. मेरे दादाजी के बड़े भाई पंडित राम नारायण पाठक, गुजराती में जिनका नाम द्विरेफ है, द्विरेफ के नाम से लिखते थे. He was a very big writer in the Gujarati language. From my grandmother's side, her brother was Rasiklal Parikh, मेरे डैड के मामा जी, जिन्होंने मैना गुर्जरी और शर्विलक इत्यादि नाटक लिखे हैं. तो घर में हमेशा एक माहौल था, घर में म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक चलता था. घर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें अलग अलग तरह की किताबें रहती थी, साइंस की किताबें रहती थी. So all of this had a great influence in me having an inquisitive mind, and I thank my parents for that. और एक तरह से छोटे शहर में आपके लिए नाटक करना एक तरह का एस्केप भी हो जाता है, क्योंकि आप बॉलीवुड देखते हैं, फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्में देखते हैं, 3 घंटे के लिए आप मंत्रमुग्ध रहते हैं, एस्केप करते हैं दुनिया से. अमिताभ बच्चन डिशुम डिशुम करके 15 गुंडों को जब मारते हैं तो आपको लगता है कि अरे वाह, मैं भी ये कर सकता हूँ. तो थिएटर मेरे लिए एक तरह का इट वाज अ काइंड ऑफ अ ड्रीम वर्ल्ड इन विच आई गॉट मैनी चांसेस थैंक्स टू द स्कूल आई वेंट टू एस्केप इनटू. Then unfortunately or fortunately I happened to be a good student. So उस ज़माने में ये ट्रेडिशन होती थी that if you're a good student you have to take science whether you are interested in it or not. If you don't get science you go into commerce. और अगर फिर आपको साइंस और कॉमर्स भी नहीं मिलती है मार्क्स की वजह से, तो फिर आप आर्ट्स करेंगे. तो हालांकि आई वुड हैव लव टू टेक अप आर्ट्स राइट फ्रॉम माय 11th and 12th स्टैंडर्ड. आई टुक साइंस, लेकिन फिर जब मैंने पिताजी को बोला कि ना, तो मुझे माताजी को बोला कि ना तो डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है, तो क्योंकि बचपन से मैं बम्बई आता रहता था बिकॉज माई मैटर्नल अंकल्स यूज्ड टू लिव इन बॉम्बे. तो द नेक्स्ट थिंग दैट my parents allowed me to do was to take admission in the hostel in St. Xavier's College, and that again was a huge, coming to Mumbai was a huge eye opener for me. एक तो कॉलेज बहुत बढ़िया था, वहाँ का माहौल बहुत ही क्रिएटिव था. वहाँ छोटे शहर से निकल के मेरी आंखें खुल गई. आई गॉट टू नो दैट if I was brilliant in my school and was considered a very promising actor in my own school, then there are many like that in my own college. And then I got into the world of intercollegiate competitions. और मैंने बहुत सारे अलग दूसरे जो मुंबई के और थिएटर प्रैक्टिशनर्स हैं जिनके मैं ये टॉक्स फॉलो कर रहा था, उन्होंने भी कहा है कि intercollegiate competition was their first experience of theatre, and it was where they all cut their teeth, so to speak. तो INT के कंपटीशन, कॉपवुड करके, पता नहीं वो कंपटीशन अभी भी होता है कि नहीं, भारतीय विद्या भवन के कंपटीशन, इंटर कॉलेजिएट, मेरे फेस्टिवल होता था मल्हार, इसके सारे फेस्टिवल्स करके मैंने थिएटर में और अपनी रुचि बढ़ाई. एंड ऑल्सो द कॉलेज हैड एन अमेजिंग लाइब्रेरी बिकॉज इट वॉज अ जेजुएट कॉलेज. तो दे हैड, तो पहली बार मैंने थिएटर ऑफ द अब्सर्ड और इस तरह के नाटक, जॉन जेने, जॉन पॉल सार्त्र, सैमुअल बेकेट, आयनेस्को, इस तरह का बिल्कुल अलग तरह का थिएटर. क्योंकि अब तक अजमेर में रह के आई वॉज डूइंग प्लेज लाइक द बिशप्स कैंडलस्टिक्स एंड जो वो रेगुलर नाटक होते हैं, या थोड़ा बहुत शेक्सपियर कर लिया, इस तरह का.
So that was an eye opener. And the third important thing that happened was that I was very close to the National Center for Performing Arts. और वहाँ का एक्सपेरिमेंटल थिएटर वॉज एन एब्सोल्युटली मेजमराइजिंग प्लेस कि तीन तरफ ऐसा एक रेक्टेंगुलर स्पेस है, कोई इस तरह का थिएटर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा था. लाइट आप कहीं भी लगा सकते हैं, एक्टर उसके बीच में परफॉर्म कर रहा है और वहाँ पे आपको दिग्गज से दिग्गज लोग, विजया मेहता, रजत कपूर, नसीरुद्दीन शाह, सलीम घाउस, टोनी पटेल, हीर पटेल, बहराम, मिस्टर बहराम एक नाटक मैंने देखा था. इस तरह के अलग तरह के, रॉयल हंट ऑफ द सन जो फिरोज़ खान ने किया था, इस तरह के नाटक मुझे देखने को मिल रहे थे. सो दैट वाज पार्ट ऑफ माय जर्नी और लर्निंग प्रोसेस. और ये सब क्योंकि मैं कभी फॉर्मल ड्रामा स्कूल गया नहीं, बट मैं वर्कशॉप्स भी करते रहता था. एंड दिस वाज माय इनफॉर्मल काइंड ऑफ ड्रामा स्कूल. देन व्हाट हैपेंड वाज कि मेरे कॉलेज के दूसरे साल के बाद किसी ने कहा कि सत्यदेव दुबे नाम के एक बड़े दिग्गज डायरेक्टर हैं और वो एक थिएटर वर्कशॉप कर रहे हैं गर्मी की छुट्टियों में, तो तुम जाना चाहोगे? तो मैंने कहा हाँ चले जाएंगे, कुछ नथिंग टू लूज. तो 40 दिन की दुबे जी ने कर्नाटक संघ में माटुंगा में वर्कशॉप ली थी, जिसमें उन्होंने बर्नार्ड शॉ का एक प्रेफेस लिया था. उन्होंने कहा कि मैं आई विल वर्क विद प्रोज एंड नॉट विद ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आप प्रोज बोल सकते हैं ठीक से तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, पोइट्री बोल सकते हैं, ड्रामेटिक स्पीच बोल सकते हैं. एंड वो 40 दिन के वर्कशॉप के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ साक्षात्कार हो गया है, दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू विद माय लाइफ. बट एट दैट टाइम ऑल्सो देयर वाज नो, आज वी थिंक दैट बिकमिंग एन एक्टर और बीइंग अ फुल टाइम एक्टर और बीइंग अ फुल टाइम थिएटर पर्सन is an easy option because there is television, because there is the web space, because there is even commercial theatre which to a large degree can support actors. But back then there was no television also, जिस तरह के आज हमको मतलब 50-100 चैनल मिलते हैं. तो the only option was to keep my student life going. तो फिर इस साक्षात्कार के बाद भी मुझे MBA करना पड़ा. I joined an MBA और MBA में जाने के बाद जब 7 बजे सुबह क्लास लगती थी और रात को 10 बजे ख़त्म होती थी, तो मुझे दूसरा साक्षात्कार हुआ कि या तो मैं थिएटर कर सकता हूँ या मैं MBA कर सकता हूँ. इन दोनों चीज़ों का मेल मुझे तो नहीं दिख रहा है. तो मुझे अभी भी याद है वो MBA के हॉस्टल से सुबह 4 बजे करीब मैं उठ के भागने लगा और मैं करीब 1 हफ्ते तक गायब रहा. और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने ड्रॉप आउट मार दिया है. एंड टू देयर क्रेडिट they didn't understand my decisions, but they supported me and I joined up finally for an MA in English literature. And simultaneously दुबे जी के साथ मैंने करीबन 10 साल काम किया. उन्होंने मुझे सुनील शानबाग के पास भेजा. तो दुबे जी और सुनील शानबाग के साथ तकरीबन मैंने 8, 9, 10 साल तक काम किया. एंड उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. I was always interested in knowing everything about the theatre, not just being an actor. Acting में तो मुझे रुचि थी because I felt that was direct form of self expression. लेकिन लाइट्स, साउंड, दुबे जी को मैं लाइनें याद कराता था, मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद हो जाती थी. और उस ज़माने में मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि मान लो कोई एक्टर बीमार पड़ जाए या कोई किसी वजह से आ नहीं पाए तो मुझे पूरा नाटक याद रहता था. तो ये जो डायरेक्टर्स थे वो कहते थे कि अच्छा तुम्हें पूरा नाटक याद है, आज ये नहीं आ सकता या इसका कुछ प्रॉब्लम है तो चलो तुम ये. तो ये मेरी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी शुरुआत में कि मैं पूरा नाटक याद कर लेता था. धीरे धीरे मुझे मेन रोल मिलने लगे दुबे जी के साथ. सुनील शानबाग से मैंने बहुत स्टेज डिज़ाइन और लाइटिंग के बारे में, इन एडिशन टू एक्टिंग, एंड हाउ टू गिव अ नीट परफॉर्मेंस. एंड लाइटिंग के वो एकदम आई कंसिडर हिम द एब्सोल्यूट किंग ऑफ स्टेज लाइटिंग इन बॉम्बे एंड इन इंडिया. जितनी सिंप्लिसिटी से वो मूड और इमोशन एक नाटक का सपोर्ट करते हैं अपनी लाइटिंग के साथ, दैट आई थिंक इज़ अनपैरेलल्ड. सो आई लर्नड दैट फ्रॉम हिम. Then Nasiruddin Shah Saab came to watch a play of mine in which I was performing with Dubey ji, and he praised my performance, which was very gracious of him. क्योंकि एक young actor 20, 22, 24 साल के एक्टर को अगर नसीरुद्दीन शाह उसके लाइव परफॉर्मेंस देख के तारीफ़ कर दे तो it's like you're walking in the clouds for a whole week, 10 days. And
थोड़े दिन बाद उन्होंने, थोड़े दिन बाद नहीं, कुछ 1-2 साल बाद तो मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि कि भाई कुछ तुम काम करते हो नसीर भाई के साथ, तो कहीं कुछ मेरा मतलब डाल देना। आई वॉज नॉट होपिंग, एंड बिलीव इट और नॉट, वन डे सामने से उन्होंने फ़ोन किया और बगैर ऑडिशन किया एंड्रोक्लीज एंड द लायन नाम का एक वो प्ले कर रहे थे बर्नार्ड शॉ का, और उसमें उन्होंने मुझे मेन रोल दिया एंड्रोक्लीज का। एंड दैट अगेन, सो आई दिस वाज माय ड्रामा स्कूल, क्योंकि मैं ऑलरेडी बम्बई में 20-21 साल की उम्र से ऑलरेडी प्रोफेशनल थिएटर करने लगा था। तो व्हेन पीपल आस्क मी कि भाई डोंट यू वांट टू गो टू फॉर्मल ड्रामा स्कूल और डोंट यू वांट टू गो टू द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उस वक्त देयर वाज नो थिएटर कोर्स इन मुंबई यूनिवर्सिटी, दिस स्टार्टेड मच लेटर। सो आई सेड कि आई कुड, बट वो 3 साल करने के बाद भी अगर मेरी कर्म भूमि मुंबई है और मुझे थिएटर यहाँ पे करना है, तो वो सब करके भी मुझे वापस आके यहीं जुड़ना है। तो मेरा लॉजिक था कि ऑलरेडी रियल टाइम, रियल एक्सपीरियंसेस, एक्चुअल शो में मैं खिड़की में खड़ा रह के देखता हूँ कि ऑडियंस आई कि नहीं, हाउसफुल हुआ कि नहीं, कितने टिकट बिके, आज कौन आया नाटक देखने, किसने क्या कहा। तो एक तरह से मेरे लिए ये एक लाइव ड्रामा स्कूल था। तो मैंने सेट लगाना, कैटवॉक पर चढ़ना, कैसे कुछ सस्पेंड करते हैं ये सब, और ये सब मेरे बहुत काम आया। टू कम बैक टू नसीर भाई एंड द एक्सपीरियंस विद हिम, व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम वाज कैरेक्टराइजेशन। कि ऑफ कोर्स एक्टर का दुबे जी से जैसे सीखा कि साफ बोलना पड़ता है, सुनील से सीखा लाइट कैसे लेते हैं, हाउ टू कनेक्ट टू फिजिकल स्पेस अराउंड यू। नसीर भाई ने फिजिकल कैरेक्टराइजेशन, आवाज़ को कैसे बदलना, अपने बॉडी के पॉस्चर को कैसे बदलना, कॉस्ट्यूम, थोड़ा बहुत मेकअप से अपने आप को कैसे ढालना, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज वर्किंग फ्रॉम विद इन विदाउट एंड फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स। दिस वॉज द इनवैल्यूएबल लेसन that I learned from him, and I still go back to it many times। जब भी मुझे कोई वेब सीरीज़ में या कुछ के what are the basic building blocks है, फिर उसको हम as an actor you keep mixing and matching, and of course you hope to learn new things, but you keep mixing and matching what things that are there from your journey. Somewhere around this time, after having worked with a lot of people, a person called Ramu Ramanathan came into my life with a play called The Boy Who Stopped Smiling। और ये मेरा पहला प्ले फॉर चिल्ड्रन था, और मैंने उसके बाद, और ये बड़ा आई ओपनर था, संजना कपूर ने इसे प्रोड्यूस किया था, और उस ज़माने में इस नाटक के, दिस वॉज इन द लेट 90s, इसके करीब 150 शोज़ हुए थे ऑल ओवर इंडिया। टू हर क्रेडिट, संजना वॉज अ वंडरफुल प्रोड्यूसर and she took the play across the length and breadth of the country, and we used to have encore performances। जयपुर में तो ये हाल हो गया था कि जवाहर कला केंद्र में हमें थिएटर से बाहर निकलने, क्राउड ने बाहर निकलने नहीं दिया कि जब तक आप एक और शो नहीं करेंगे तब तक हम आपको जयपुर छोड़ के जाने नहीं देंगे। तो फिर हमने ऑन पॉपुलर डिमांड एक्स्ट्रा शोज़ किए, बट इट ओपन माई आईज टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ परफॉर्मिंग फॉर चिल्ड्रन एंड ऑफ एक्सपोजर टू अ फॉर्म ऑफ थिएटर कॉल्ड ग्रिप्स थिएटर, जो एक जर्मन फॉर्म ऑफ थिएटर है वोल्कर लुडविग का, जिसके अंतर्गत वोल्कर लुडविग यूज्ड टू बिलीव दैट चिल्ड्रन आर केपेबल ऑफ कनेक्टिंग टू रियल वर्ल्ड इश्यूज इन अ चाइल्ड फ्रेंडली फॉर्मेट। So the play should be entertaining, it should have song and dance and humor and whatever, but it should deal with a real world issue. It doesn't have to be about fairies and rabbits and escape and then they lived happily ever after, या Snow White को उसको Prince Charming मिल गया। Children are intelligent, sentient beings who are capable of understanding complex issues if they are presented well। और ये philosophy मुझे बहुत अच्छी लगी। And The Boy Who Stopped Smiling also dealt with, this format of theatre deals with issues like bullying, deals with issues like discrimination, issues like caste, race, कोई physically challenged है, कोई differently abled है। It is to sensitize children, and through the children also to sensitize adults. So it would see the world through the child's point of view, as opposed to a talking down or talking at approach to theatre, which a lot of, or an escapist approach to theatre. So these were the 4-5 people who were there in my formative years. अब मैं करीब 10 साल थिएटर कर चुका था,
और मुझे करीब मैं शायद 20-25 नाटक ऑलरेडी कर चुका था इन वेरियस कैपेसिटीज़, कभी साउंड, कभी बैक स्टेज, कभी लाइट्स, कभी एक्टर, कभी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, कभी प्रॉम्प्टर, और धीरे धीरे मुझे मेन रोल मिलने लगे थे। लेकिन इतनी सारी जो चीज़ें सीखी थी मैंने, इसको ट्राई आउट करने का, इसको करने का मुझ में बहुत इच्छा जागी। So I was itching to expand my horizons beyond being an actor. And Sanjana had been, to her credit, been observing my career for the last 9-10 years, because at a very young age I had, because of Sunil and Naseeruddin Shah, I had got the opportunity to perform at Prithvi Theatre. When I look back, I feel that शायद ये चीज़ मुझे बड़ी आसानी से मिल गई, क्योंकि there are people who I meet now, young people in their 20s who wait for that opportunity to perform at the Prithvi Theatre. But she had been observing my commitment and my work for a long time, and she gave me a slot to perform in the prestigious Prithvi Theatre Festival. और रामू रामनाथन से एक तरह की ट्यूनिंग हो गई थी, क्योंकि मैं 150 शो साथ में किए थे. So I turned director and producer and started my own company. And उसके बाद रामू, and because of the nature of the work I had done with Dubeji and with Sunil, which was mostly original unperformed scripts, तो शांता गोखले का अविनाश, और या फिर तेंदुलकर एक नया नाटक लिखते थे और वो दुबेजी के पास आता था, because Dubeji was a great believer in giving new plays, unperformed plays and young writers a chance. तो चेतन दातार हैं, शफात खान हैं, राजीव नाइक है, ये सब लोग दुबेजी के इर्द गिर्द हमेशा, दुबेजी ने इन्हें नर्चर किया था. तो दीज व द महेश अड़कुंचवार हैं, गिरीश कर्नाड की नई लिखी हुई स्क्रिप्ट आती थी नाग मंडल, तो वो ऐसे दुबेजी के घर पे पड़ी रहती थी और बोलते चलो उठाओ पढ़ लो. तो बिकॉज दीज वर माई इन्फ्लुएंसेस, आई ऑल्सो consciously or unconsciously gravitated towards wanting to do original scripts. This was a thrill for me to discover a play that has never been performed before and to work with the playwright in close. So मेरे नाटक में rehearsals में playwrights were always welcome to come and watch, and there always used to be a give and take between me and the playwright. So Ramu Ramanathan and I, इस तरह से we have done about, I think I produced and directed 6 plays of his. कर्फ्यू किया था, फिर कॉम्बैट किया था, फिर महादेव भाई नाम का एक नाटक किया जो अभी चल रहा है. महादेव भाई के करीब मैंने 350 से ज़्यादा शोज़ किए हैं. आई डोंट नो इफ इट इज़ यूनिक डिस्टिंक्शन, बट इट इज़ अ सोलो परफॉर्मेंस, एंड आई परफॉर्म द प्ले इन 3 different languages depending on the composition and on the demand of the audience. तो अगर audience अंग्रेज़ी भाषी है तो I perform the play in English. If it is Hindi speaking audience, I perform the play in Hindi. And if it is a Gujarati audience तो एज नाटक में गुजराती में अपन बजू छू. तो ये नाटक अभी भी चल रहा है. It is based on the diaries that Mahatma Gandhi's secretary Mahadev Desai maintained. एंड 90s में बहुत सारे नाटक गांधी जी के ऊपर आए थे. मैनी वर क्रिटिकल ऑफ गांधी जी. तो रामू और हमने कहा कि चलो लेट अस ऑल्सो डू अ प्ले विच काइंड ऑफ एग्जामिन्स व्हाट गांधी एंड मैनी ऑफ द सेकेंड रंग पीपल लाइक महादेव भाई देसाई एंड अननोन पीपल एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड गेव अस इन द फॉर्म ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. एंड तो इस नाटक में बहुत सारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स आते हैं. आम्बेडकर साहब आते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर, सरदार पटेल आते हैं, महादेव देसाई आते हैं, कस्तूरबा आती है, गांधी जी आते हैं, जवाहरलाल नेहरू आते हैं. एंड बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द डायरीज, इट इज़ अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम से 1900 टू अबाउट टिल इंडिपेंडेंस. उसके बाद रामू के साथ मैंने और 3-4 नाटक भी किए हैं. कुछ साल बाद आई हैड ऑलवेज वर्कड विद एक्सट्रीमली सॉलिड टेक्स्ट के. पहले नाटक मिलता था, फिर उसकी रीडिंग होती थी, फिर अगर बीच में मैंने राइटर्स ब्लॉक फेस्टिवल में भी एक नाटक किया था, अगर उसमें प्ले राइट के साथ काम करना, टेक्स्ट को रिवाइज करना, प्ले राइट आके रिहर्सल में देखता था, कहता था अच्छा मैंने लिखा तो सीन ऐसा है लेकिन शायद ये वर्क नहीं कर रहा है, तो रीराइट करना, इस तरह से. बट द नेक्स्ट few years of mine were devoted to what is called devised theatre in collaboration with a young writer called Nayantara Roy.
और इसका सबसे अगर मैं अच्छा एग्जांपल दूं तो एक कॉन्टैक्टिंग द वर्ल्ड नाम का यूथ फेस्टिवल होता है मैनचेस्टर में हर हर 2 साल, और उसमें डर्टी टॉक नाम का एक हमारा प्लेस सिलेक्ट हुआ था, एंड यूथ कंपनीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड कम एंड वी हैड परफॉर्म दिस प्ले इन मैनचेस्टर. सो उसके बाद मैंने काफ़ी 3-4 नाटक डिवाइज्ड फॉर्म ऑफ थिएटर. डिवाइज्ड फॉर्म ऑफ थिएटर इज़ ऑलमोस्ट द रिवर्स ऑफ टेक्स्ट बेस्ड थिएटर, इन द सेंस कि आप एक थीम लेते हैं या एक आइडिया लेते हैं और फिर उसके बाद देयर इज़ अ डायरेक्टर, ऑब्जर्वर, फैसिलिटेटर, and you take actors who are integral to the process and you are exploring that through rehearsals, through improvisations, through being on the floor and trying out different things. And ऐसा आप 2 महीना करते हैं, 3 महीना करते हैं. उसके बाद आपका जब पूरा फ्लैश आउट होता है नाटक, आपका जो थीम फ्लैश आउट होता है, then you narrow it down and you have a performance. So this again was a great growth process for me personally as a director and as an actor. तो ये प्रोसेस था. To go back a little bit, because of my exposure to children's theatre, I developed a great love for performing for children as well as working with children. So in the past 15 years or couple of decades, मैंने संजना कपूर के पृथ्वी थिएटर में बहुत सारे वर्कशॉप्स किए, and my theatre company also produced 4 professional plays for children, जिसमें से एक नाटक, पहला नाटक था वंस अपॉन अ टाइगर, जो मैंने खुद लिखा है, एंड इट वाज अबाउट सेविंग द टाइगर. द इंडियन एक्सप्रेस हैड कम आउट विद दिस सीरीज ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द टाइगर एंड द फैक्ट दैट द टाइगर वाज डाइंग एंड द नंबर हैड कम डाउन टू जस्ट सम 1100 और समथिंग. तो इसके ऊपर मैंने एक इंटरैक्टिव फॉर्मेट में नाटक किया था, क्योंकि इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स, IFA, ने मुझे एक फोरम थिएटर नाम का, जो ब्राज़ीलियन अगोस्तो बुआल है, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिटी थिएटर, उसके एक वर्कशॉप में मुझे आने का मौका दिया था. सो मैंने एक इंटरैक्टिव फॉर्मेट का एक नाटक तैयार किया, जिसमें चिल्ड्रन आर इन्वाइटेड. The play has an undesirable ending, the tiger dies, and then we stop the play and we ask the audience, would you like to change this ending? And then the audience would step in and give their suggestions कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पोचर्स को ये करना चाहिए, एनवायरमेंट पॉलिसी ये करनी चाहिए, मिनिस्टर्स को ऐसा करना चाहिए, बिग बिजनेस शुड नॉट बी अलाउड टू मूव इनटू फॉरेस्ट्स. सो इस नाटक के भी करीब 150 से ज़्यादा शोज हुए, एंड वी गॉट अ चांस टू परफॉर्म ऑल ओवर द कंट्री. तो हमारी एक बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी होती थी अभी भी है विद रिगार्ड टू चिल्ड्रंस थिएटर, विच इज़ के if the children cannot come to watch us, we will go into the school and perform. So sometimes we have performed for audiences of 1,500, 2,000, 2,000. उन्होंने कहा ये बरगद का पेड़ है, बैनियन ट्री है, इसके नीचे करोगे आप, दिन का टाइम है. हमने कहा जब तक साउंड सिस्टम अच्छा है तब तक हम आपके बच्चों के लिए किसी भी हालात में, भले 45 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, हम आपके लिए परफॉर्म करेंगे. और हमारे चारों नाटक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो थिएटर एंड एजुकेशन संस्कार रंगटोली है, उन्होंने भी, खटाना जी ने भी इनवाइट किए. तो NSD की टिकट का और फीस का हम बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठा के फिर नॉर्थ इंडिया में कुछ और स्कूल्स में उनकी अनुमति के साथ ऑर्गेनाइज़ करते थे शोज़. और खटाना जी इस बात से खुश भी होते थे कि आप एक ही शो करके नहीं जाते हैं, बल्कि अपने नाटक को और यू take the opportunity to reach out to more audiences. And then I worked a lot with schools also, doing workshops with schools and doing writing scripts for schools. And कई बार schools have this, and I'm not saying schools, but more and more parents have this expectation कि मेरा बच्चा स्टेज पे ज़रूर होना चाहिए. तो होता ये है कि अगर 500 बच्चों को स्टेज पे खड़ा करना है तो आप 500 रोल तो क्रिएट कर नहीं सकते हैं. तो फिर एक आप गाना करते हैं, उसमें 10 डांसर होते हैं, फिर एक कोने में एक बच्चा पेड़ बन के खड़ा हो जाता है और वो थोड़ा अपने हाथ टांग हिलाता है, उस पर थोड़ी पत्तियाँ झाड़ वाड़ बना के उसको खड़ा कर दिया जाता है. उसके 30 seconds, 1 minute, whatever, 1.5 minutes of fame are over. Probably no one even recognizes the child. So this was what I was entering into when I started working with schools, and slowly I started convincing schools, and to their credit, a lot of them agreed with me that not every child needs to be on stage, and
not every child necessarily has the talent to be an actor or even wants to be on stage. तो धीरे धीरे जिन स्कूल्स के साथ मैं काम करता था, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग रेपर्टरी कंपनीज विद इन द स्कूल टू द पॉइंट वेयर द टीचर्स जॉब वाज ओनली सुपरविजन ऑफ थिंग्स. तो एक प्रोडक्शन टीम हो जाती थी, एक कॉस्ट्यूम टीम होती थी, एक्टर्स होते थे, डांसर्स होते थे. There was never any lip sync or background singing or anything that kind of thing in any of the plays I did. So everything was live. So singers आते थे, musicians आते थे, उनको teachers support करते थे. There would be assistant directors and probably the things that I could not for various reasons due to budget or other constraints of space, क्योंकि बॉम्बे में आप ये चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है. बॉम्बे is an expensive place to do theatre. I managed to have these wonderful repertory companies with various schools across the city and across the country also. And whenever a school would ask me कि now you have to give marks, I would say कि नहीं, देखिए theatre multidisciplinary है, तो कोई बच्चा एक्टिंग में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई स्टेज डिज़ाइन में अच्छा है, कोई प्रोडक्शन काम में अच्छा है, किसी को बैक स्टेज का ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा आता है. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्क्स दूं तो मैं 10 पैरामीटर्स पे मार्क्स दूंगा, और मुझे लगता है कि इवेंचुअली अ फ्यू स्टूडेंट्स माइट गेट एन A+, बट मोस्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स विल गेट एन A और अ B+. So the schools understood what I was trying to say. So it remained a non-evaluative subject where students could come and just be themselves and learn to appreciate diversity, learn teamwork, learn to appreciate each other's different skills, more a life skills class in addition to working towards a show. And the focus was also to discover scripts for children. तो मैंने बहुत सारे नाटक लिखे, मैंने करीब 10-12 नाटक लिखे हैं. I am in talks with the publisher right now to publish these plays, क्योंकि there is a great dearth of theatre for children, especially in India. तेंदुलकर साहब ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, लेकिन अभी भी जितने नाटक लिखे जाते हैं एडल्ट्स के लिए, उतने बच्चों के लिए कम से कम इंडिया में नहीं लिखे जाते हैं. So this in a nutshell has been my journey until now. It continues, but as you're all aware, today the theatre, especially because it is a live medium, it has hit a pause button. And for many people ऐसा लगेगा कि pause button नहीं है, ये शायद stop button है, या stop button नहीं है तो एक reset button है. कि आज के ज़माने में when we are all practicing physical distancing, I don't like the term social distancing, क्योंकि for me it has a negative connotation. As my friend Sudhanva Deshpande, who works with Jannati Manch in Delhi, says, physical distancing and social solidarity. So I completely agree with that. कि इस ज़माने में अब थिएटर अगर मैं करना चाहूँ तो मैं तो एक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, बट द थिएटर इज़ नॉट जस्ट मी. ऐसे लाखों लोग हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में. कारपेंटर्स हैं, बैक स्टेज वर्कर्स हैं, सेट डिज़ाइनर्स हैं, लाइट डिज़ाइनर्स हैं, who are daily wage earners, इनको पर शो तनख्वाह मिलती है. अगर शो नहीं लगता है तो so what are these people supposed to do? And we are aware of what is happening in the world, in our own country, to people who are daily wage earners, कि अगर शो नहीं लगा तो हम क्या करें. तो एक ये प्रॉब्लम है, which is a very real problem of livelihood. And the second thing is कि बहुत सारे थिएटर प्रैक्टिशनर्स are also saying कि we will go online. तो मेरा सवाल कई बार मेरे मन में उठता है that you can go online. Right now I am online and I have a live audience which is watching me through this camera. But and I'm feeling as if बहुत 2-2.5 महीनों के बाद मुझे एक लाइव परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है आप सब लोगों के सामने. एक स्टोरी मैं आपसे कह रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं. बट is there something crucial missing for the fact that I am not in direct contact with my audience? The physical एक जो ऑरा होता है, ऑडियंस की एक एनर्जी होती है, परफॉर्मर की जो एनर्जी होती है, लाइट साउंड. तो
इसका इट इज़ अ सोशल एंगेजमेंट. वॉचिंग अ प्ले इज नॉट जस्ट वॉचिंग समथिंग, इट इज़ अ सोशल फिजिकल एक्ट. तो इसका हम क्या करेंगे? तीसरा सवाल उठता है कि विल द कंटेंट ऑफ, मान लीजिए कि we do move beyond this in say 6 months, 1 year, 3 months, whatever it is, with certain restrictions. So will the nature of theatre contents itself change? कि अब आप सब एक दूसरे से 6 फुट दूर खड़े रह के रिहर्सल करेंगे? क्या नाटक इस तरह से लिखे जाएंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा आप सेना खड़ी नहीं कर सकते क्योंकि वो सेना थिएटर में घुसेगी नहीं? तो क्या सोलो परफॉर्मेंसेज होंगे जिसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग और एक्टर्स के बीच में भी? क्या लव स्टोरीज नहीं होगी? क्या लोग गले नहीं मिलेंगे? क्या लोग हाथ नहीं मिलाएंगे? क्या लव सीन नहीं होगा? ये सारे सवाल उठते हैं. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कंटेंट दैट इज़ गोइंग टू कम आउट? बिकॉज द आर्टिस्ट डज नॉट, द राइटर, द क्रिएटर डज नॉट लिव इन अ बबल कि जो कुछ समाज में हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, उसके ऊपर हमारा असर ज़रूर होगा. तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ कंटेंट? फिर एक सवाल उठता है कि क्या रेडियो प्ले फिर से पॉपुलर हो जाएंगे? जैसे कि हम ऑल इंडिया रेडियो पे एक ज़माने में रेडियो प्ले सुनते थे कि आवाज़ें आएंगी और उससे हम एक दुनिया क्रिएट करेंगे अपने मन में. विल दे बिकम पॉपुलर अगेन? एंड ऑल्सो इफ़ वी आर गोइंग ऑनलाइन एंड सपोजिंग दैट इज़ द ऑप्शन for a while, going online also has its own limitations. कि इट इज़ लिमिटेड टू माई ड्राइंग रूम. इसमें मैं क्या लाइटिंग करूँगा? और जो लाइट वाला था, जो पहले मेरी लाइटिंग करता था, वो क्या करेगा? क्योंकि सिर्फ लाइटिंग देखने के लिए तो वो ऑनलाइन जाके कुछ कर नहीं सकता है. सो what are the limitations of this space, in addition to the fact that increasing use of computers increases the carbon footprint, electricity, internet usage, although the Vodafone and all the companies would be very happy for internet usage spurting. So what are the limitations and how do we overcome this? और सवाल उठता है कि for example safety, health, would the audience be comfortable to come and watch a play in the theater? आप में से कितने लोग कहेंगे कि थिएटर मेरे लिए, जो मैं कहता हूँ वाई थिएटर, कि मेरे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं बीमार भी होने के रिस्क लेके मैं जाके टिकट खरीद के मैं लाइन में खड़ा रह के नाटक देखूँगा? इज़ हाउ फीजिबल इज़ दिस? हाउ पॉसिबल इज़ दिस? ऑल्सो अगर मान लो हम ऑनलाइन जाते हैं और मेरा लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है, तो फ्यूचरिस्टिक सा आइडिया है कि क्या बहुत सारे लैपटॉप रख दिए जाएंगे वहाँ पे थिएटर में कि मैं शायद एक ऑडियंस में परफॉर्म कर रहा हूँ और उस लैपटॉप में देर आर रियल पीपल हु आर वॉचिंग इट थ्रू, जैसे जूम में हम मल्टीपल विंडोज़ में देखते हैं, उस तरह से देर आर रियल पीपल हु आर वॉचिंग इट, और उन सबके पास एक बहुत सारे बटन दिए जाते हैं उनको कि आप ये इस बटन पे आप हंस सकते हैं तो मुझे अपलॉज मिलेगा, इस बटन पे रोने की आवाज़ आ सकती है तो शायद आई एज अ लाइव परफॉर्मर विल गेट दैट रिस्पॉन्स. होपफुली दे विल प्रोवाइड अ बटन फॉर बूइंग बट नो वन विल प्रेस दैट बटन कि पसंद नहीं आया. एक खांसने का भी बटन रखेंगे क्योंकि हर शो में कोई एक बंदा तो या बंदी हमेशा होती है जो शुरू से एंड तक खांसते रहते हैं. फिर एक मोबाइल फ़ोन का भी बटन रखेंगे कि किसी का मोबाइल फ़ोन तो बजना ही चाहिए लाइव परफॉर्मेंस में. हालांकि हर शो से पहले और इंटरवल में भी लोगों को याद दिलाया जाता है कि कृपया प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन आप बंद कर दें. और ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है. मोबाइल फ़ोन जब इन्वेंट हुए थे उससे पहले भी लोग आके नाटक देखते थे और ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है जिसके लिए आप 2 घंटे तक दुनिया को या 1.5 घंटे तक दुनिया को नहीं भूल सकते हैं. तो इन अ लाइट हार्टेड वे इज दिस अ पॉसिबिलिटी? एंड इफ़ वी गो ऑनलाइन, वुड द ऑडियंस बी विलिंग टू buy a ticket and watch an online performance when there is already quality of performances available in the format of film? क्योंकि फिल्म का जो क्राफ्ट होता है वो अलग क्राफ्ट होता है, उसको शॉर्ट डिविजन, उसको सेट, उसका फ्रेमिंग होता है. विल थिएटर बी एबल टू मैच दैट एक्सपीरियंस और शुड थिएटर इवन अटेम्प्ट टू मैच दैट एक्सपीरियंस? एंड देन विल थिएटर रिमेन थिएटर और विल इट नॉट? तो ये बहुत सारे सवाल हैं मेरे दिमाग में, इनके मेरे पास जवाब नहीं है. लेकिन इफ़ आई वुड वांट टू
end this हाँ एक और चीज़ के बॉम्बे में और काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में there has been a boom in the last 5 years of these small alternative spaces. A lot of very young passionate people, because of economics, could not afford to perform in large theatres, but they had a great passion for doing theatre. तो जैसे जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पे अंधेरी वेस्ट में अगर मैं कंकड़ फेंकूँ तो मुझे लगता है दैट विल बाउंस ऑफ 10 डिफरेंट अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस स्पेसेस, और ये कभी 30 सीटर्स, 40 सीटर्स, 50 सीटर्स, मैक्सिमम 70-80 सीटर्स थिएटर्स, और बहुत अच्छे स्पेसेस, बहुत अच्छे अच्छे लाइट्स, और इस तरह के काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में, स्मॉलर सिटीज़ में भी थिएटर्स हैं, और ये एक तरह का बहुत अच्छा मूवमेंट चालू हुआ था. अब 70 सीटर का अगर हाउसफुल होता है तो मुश्किल से दे यूज टू ब्रेक इवन एंड दे यूज टू कीप गोइंग ऑन श्योर पैशन. नाउ विद फिजिकल डिस्टेंसिंग, व्हाट इज द फ्यूचर दैट दिस वेरी वाइब्रेंट फॉर्म ऑफ थिएटर इज facing? What do young people who are making their way into professional theatre through the intercollegiate competitions and through doing backstage, through doing production with the great masters, for which I had the opportunity also, what is the option for them now? How is theatre today, because of this pandemic, a career option? देखिए मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं, बट मुझे लगा कि let me at least get it off my chest and share this with the audience as well as with other people here. I would still like to end this talk on a hopeful note, in the sense that Shakespeare, again to come back to end with Shakespeare, when Shakespeare was born, he was born in a plague, and throughout his entire life, Shakespeare, I think, lived through about 4 or 5 great plague epidemics in London and in the Globe Theatre. And the Globe Theatre today, they say, is in danger of permanent shutting down. But theatre survived. Theatre survived through the plagues. They would shut down, and then people would come and watch plays again. People died. Theatre shut down. Livelihood shut down. Shakespeare wrote some of his greatest tragedies in the largest of the plagues, King Lear, and some of the other greater tragedies in the latter half of his, I think 1606 or 1610 का जो phase था उसमें. None of them had to directly do with the plague, but some of his darkest work was done, and some of his best work was written in that period, and he lived through it all. So perhaps amidst all the pain and the suffering that the world and the country and the city and the village are going through today, maybe there are some Shakespeares surviving and being born somewhere in this world who will live to tell the tale. दिल बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है. I would like to end my talk on this note. आपके बहुत सारे, हाँ जी, अभी अपकमिंग बहुत सारे queries है which I was not able to address as I was talking, because I could not read and talk simultaneously. But now if you have any queries, I would be happy to answer them. Vijay, we have time. अगर आपके कुछ सवाल है. मेरे अपकमिंग प्लेज विनय जोशी, अभी तो अपकमिंग क्या, घर पे बैठ के सिर्फ पढ़ रहे हैं नाटक और सोच रहे हैं कि किस तरह से मौका होगा. पर मेरे नाटक जो चल रहे हैं वो है बच्चों का नाटक द बॉय हू स्टॉप्ड स्माइलिंग, जिसका मैंने दूसरा प्रोडक्शन किया. फिर सुनील शानबाग के साथ एक नाटक है वर्ड्स हैव बीन अटर्ड, उसका अहमदाबाद में भी शो किया. अभी मुंबई में फिर से खुलेगा तो शोज़ होंगे. अर्घ्या लाहिरी का एक नाटक है वाइल्ड ट्रैक, विच इज़ अबाउट डिमेंशिया. बहुत ही पॉइगनेंट, बहुत ही सुंदर नाटक है. तो ये चालू नाटक हैं जिसके होपफुली जब सब खुलेगा तो और शोज़ मैं कर पाऊँगा. जी ललित जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फ़िल्म और थिएटर की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये देयर इज़ अ लिमिटेशन टू दिस. रेडियो प्लेज, एज तुषार सेज, आर एन ऑप्शन, and innovation, and hopefully the younger generation will find ways of beating this, because they are the people I feel who are most affected, because they are the people who have wanted to make this career
टेक अप दिस करियर एंड दे हैव उनके एक जैसे कि पॉज बटन लग गया है. एनी अदर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन? Payal Trivedi, Satydev Dubey was a maestro. How can one forget? Absolutely. During a research program, wonderful. Mahadev Bhai was amazing act. Thank you, Vinay Joshi, again. Any other questions? I would be happy to address them. Child is the father of man, of course. Survival strategy. Yes, क्या करें? Come the hour, come the need, come the hour, come the man, जैसे कहते हैं कि पूरा नाटक ही याद कर लो तो कभी किसी न किसी की टांग तो टूटेगी, तो जिसकी टांग टूटेगी उसकी जगह मैं घुस जाऊंगा. कभी कभार जब मैं प्रोड्यूस करता हूँ तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे खुद के नाटकों में व्हेन एक्टर्स ड्रॉप आउट बिकॉज ऑफ शूट और समथिंग, आई हैव प्लेड ऑल द मेल रोल्स एंड आई हैव ऑल्सो बीन रेडी टू प्ले द फीमेल रोल विद द कॉस्ट्यूम चेंज बिकॉज द शो मस्ट गो ऑन एज दे से. थैंक यू सो मच. कल जिमित त्रिवेदी जी का टॉक होने वाला है. डिड आई गेट द नेम राइट विजय? उनका 6 बजे यहाँ पे फिर से टॉक होगा एंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, उनका हौसला बढ़ाएं. उनकी एनी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस विद महादेव भाई? हाँ ज़रूर. एक बार हम शो कर रहे थे और पृथ्वी थिएटर में मेरे ख्याल से और पूरा नाटक किया. 2 घंटे का नाटक है, हिस्टोरिकल नाटक है, बेस्ड ऑन फैक्ट. उसमें लिखा भी गया है. एंड देन वन पर्सन केम टू मी बैक स्टेज एंड इट्स अ प्ले अबाउट गांधी, नेहरू, तो ये सारे कैरेक्टर्स आते हैं, दे आर ऑल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स. एंड देन वन पर्सन केम बैक स्टेज एंड सेड कि इट वाज अ वेरी गुड प्ले बट इज दिस रियल? तो मुझे समझ में नहीं आया है. जैसे कहते हैं कि पूरी रात रामायण चली और उसके बाद आप पूछते हैं कि सीता कौन थी, तो मुझे उन्हें कहना पड़ा कि जी हाँ, गांधी जी वॉज रियल, जवाहरलाल नेहरू वॉज रियल, माधवी देसाई वॉज रियल, आई एम ऑल्सो रियल. फिर एक बुजुर्ग नाटक देख रहे थे और मैं महादेव भाई का शो कर रहा था और उसी में डेट्स काफ़ी हैं. तो एक शुरुआती शो में मैंने क्विट इंडिया मूवमेंट की डेट 6 अगस्त 1942 गलती से बोल दी, वेयर एज द डेट वाज 8 अगस्त 1942. तो एक बुजुर्ग थे ऑडियंस में, खादी की धोती, खादी का कुर्ता, उन्होंने ज़ोर से ऑडियंस से कहा 8 अगस्त 1942, नॉट 6 अगस्त. तो बिकॉज इट इज़ अ वन मैन शो एंड आई एम टॉकिंग डायरेक्टली टू द ऑडियंस, मैंने शो वहीं पे थोड़ा सा पॉज किया और मैंने कहा माई अपॉलॉजीज़ फॉर द मिस्टेक एंड थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी. फिर शो ख़त्म हुआ तो वही बुज़ुर्ग मुझसे मिलने आए बैक स्टेज. उन्होंने कहा गुड, नाइस प्ले, आई लाइक्ड इट. एंड व्हेन ही सेड दैट यू नो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द दांडी मार्च. तो मैंने कहा अच्छा, आप मतलब गांधीवादी थे, आप गांधी जी के साथ थे? तो नो आई वाज नॉट विद गांधी जी. वो मैं गांव में था और जब वो मेरे गांव से निकले तो मैं थोड़े किलोमीटर उनके साथ चला. तो मैंने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, आप उनके साथ चले. फिर क्या हुआ? तो फिर वो बोले कि अरे देन आई वॉकड विद हिम फॉर अ फ्यू माइल्स, आई वाज स्मॉल बट द ओल्ड मैन वाज वॉकिंग टू फास्ट सो आई ड्रॉप्ड आउट एंड आई लेट हिम कंटिन्यू. तो बट आई says a lot about Gandhi ji, says a lot about this old gentleman also, that जिनको लोग महात्मा कहते थे उनको he felt on one terms enough to say that the old man was walking too fast so I dropped out. Also one of the great stories, experiences about Mahadev Bhai has been कि शुरू में हमें लगता था कि ये नाटक शायद adults के लिए है, लेकिन a few schools invited us to perform. I said कि गांधी जी का and it might connect to your curriculum. And हमने इसको बहुत 350 से ज़्यादा shows में से probably more than half of them have been performed for schools and colleges, and it has been very heartening for people who have come, young students who have come and said that we are so glad that we have got to know about these things that we would have never ever got to know otherwise, because otherwise हर 2 अक्टूबर को हमें रिचर्ड एटनबरो की गांधी हमें देखने को मिलती है और वही 15 अगस्त और 26 जनवरी को we have the functions, but to feel connected to our own history, to our own historical processes,
to be able to appreciate the great gift of democracy that we have today. It has been a real eye opener. So that has been very gratifying where this play is concerned. What is also, और हिस्ट्री टीचर्स की भी एक कंप्लेंट होती है कि आप आके इस तरह से नाटक करके आप तो चले जाओगे और फिर हमारे बच्चों की आदत बिगाड़ोगे और इनकी मतलब बोरियत का नतीजा हमें झेलना पड़ेगा क्लास में. So I apologize to all those history teachers, and I offer to have a workshop with them if they are interested in how to make history more interesting. Which is my favorite contemporary play or playwright. Favorite play by Shakespeare. तुषार, मुझे शेक्सपियर की सारी ट्रेजेडीज़ बहुत पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि वो ट्रेजेडीज़ में बहुत डेप्थ है. किंग लियर मुझे उनकी सबसे फेवरेट लगती है क्योंकि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ के बारे में एक कहावत है कि when you are young enough to perform Romeo as an actor, you're too young. And when you're old enough to perform Lear as an actor, you're too old. So Lear for me is an amazing challenge. It is a deeply cynical, deeply troublesome play. Usme there is a lot of random pain, there is a lot of random revenge, there is a lot of random evil in the play, which I find very disturbing. But as they say, art holds the mirror up to nature, theatre holds the mirror up to nature. So human nature को जिस तरह से वो चीरता है वो नाटक शेक्सपियर का लियर, वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसकी बाकी ट्रेजेडीज़ में यू कैन अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ द characters has a tragic flaw for which they are punished. So Macbeth had ambition, Hamlet had Oedipus complex or indecision, Othello के बारे में jealousy कह सकते हैं was his tragic flaw. But in the two plays, Romeo and Juliet, the people who die tragic deaths have no tragic flaw except either to fall in love. Lear के बारे में भी आप कह सकते हैं that pride and arrogance was his tragic flaw. But his daughter and many people, the pain that they suffer in the play is very random. So kabhi if I get a chance, I will do Lear. Any other questions? Boy Who Stopped Smiling के बाद एक बहुत अच्छा किस्सा, because in Grips Theatre, adult professional actors play the roles of children. So that the instructional nature of the play is, आप कैथारसिस में नहीं घुसते, आपको हर वक्त याद दिलाया जाता है ग्रिप्स थिएटर में कि आप ये नाटक देख रहे हैं और उसमें आप घुल मिल जाइए, लेकिन एक एडल्ट एक्टर प्ले करेगा जिससे कि आप प्ले के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को भूल के सिर्फ बच्चे के साथ आइडेंटिफाई या उसके कैरेक्टर्स का आइडेंटिफाई ना करें. और फिर उस एक्टर की खूबी होती है कि वो कितना अपनी ऑडियंस को एज एन एडल्ट परफॉर्मर कन्विंस करे कि वो बच्चा है. तो एक बच्चा नाटक देख के गया और फिर उसने रामू रामनाथन के थ्रू मेरा नंबर ढूंढा और उसने कहा कि मुझे मल्हार, द नेम ऑफ माई कैरेक्टर इन द प्ले, मुझे मल्हार से बात करनी है. तो रामू ने नंबर दिया और उस बच्चे ने फ़ोन किया और बच्चे ने कहा कि आई वांट टू टॉक टू मल्हार. तो मैंने कहा यस, दिस इज़ मल्हार स्पीकिंग. तो बच्चे ने सामने से कहा नो आई वांट टू टॉक टू मल्हार. तो आई सेड यस बेटा, दिस इज़ मल्हार, दिस इज़ जैमिनी एंड आई प्लेड मल्हार इन द बॉय हू स्टॉप्ड स्माइलिंग. तो बच्चे ने बाजू में जो खड़ा था उससे बड़ी दुख भरी आवाज़ में और जैसे कि उससे किसी ने छल किया, उसने बोला ए आ तो कोई अंकल बोले छे, आ मल्हार નથી. So it was funny, but it was also a great compliment. I felt nice that I managed to convince a child that I was actually a child. Do remember, I would like to thank Coconut Theatre again. Do remember to come back tomorrow at 6 o'clock again for Jimit Trivedi's talk. And I hope that these sessions continue because कोई कमी नहीं है थिएटर वालों की बम्बई शहर में, इस देश में. तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोरोना संकट की वजह से ही, क्योंकि हम सब घर पे बैठे हैं, आप ये सीरीज़ करें. आप ये सीरीज़, मैंने आड़ेकर साहब का भी टॉक देखा था, आप ये सीरीज़ रंग कर्मियों के साथ, इवन व्हेन थिएटर्स ओपन अगेन, आई होप दैट this series becomes a regular feature of Coconut Theatre's this thing. Thank you very much for your time, and I'll sign out now.